वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। मैं सौरव नागर आप सबका स्वागत करता हूं चीट कोड सीरीज़ में, जो हमने कुछ दिन पहले स्टार्ट करी थी। अभी मैं कुछ टेलीग्राम पे अपने कुछ चैट्स पढ़ रहा था, उसमें बच्चे बात कर रहे थे कि 10 दिन में कैसे नंबर लेकर आ जाएंगे, इतना इजी नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे भाई, एक बार प्लेलिस्ट खोल के देखो, जाके उसमें सारी वीडियो देखो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि दूसरे लोग क्या पढ़ा रहे हैं और हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। विश्वास नहीं है तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और जो हम पे विश्वास करते हैं वही वीडियो देखें। वी आर नॉट फोर्सिंग समवन टू सी दीज वीडियोज, वी आर जस्ट हेल्पिंग दोज पर्सन हु वांट्स टू क्लियर द एग्जाम। तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है दैट अभी तक हमने टोटल 1 से लेकर 25, 1 से लेकर 25 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 26 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया शैल नॉट एक्सीड। अब देखिए इसने क्या बोला है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो पीएम के साथ होते हैं, वो कितने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब आप बताइए, ये हमेशा लोकसभा से इलेक्ट होते हैं, तो हम पहले देखेंगे कि लोकसभा कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ लोकसभा। अब देखिए, ये 2 ऑप्शन तो हम पहले ही काट सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो हर कुछ आ गया, लोकसभा भी आ गया, राज्यसभा भी आ गया। हाँ, आप जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये नहीं हो सकता, आप मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट इज कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स। मुझे उन 3 चीज़ों का नाम बताइए आप। ज़्यादा आप लोग बोल रहे हैं ना, आप मुझे पहले ये वाली चीज़ बताइए। आप जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है ना, जहाँ से आप लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जो चीज़ आपको हम लोग बता रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो देखिए, हमेशा इसमें से या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि लोकसभा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो सी या डी। जिनको नहीं आता वो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। 50% प्रोबेबिलिटी, आप सी मारेंगे या डी मारेंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं और आप सी और डी मार के इस तरीके से अगर आप ऑप्शंस मार के करते हैं कि आप 2 अगर नेग्लेक्ट करके, अगर 2 को एलिमिनेट करके करते हैं, तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन सही होने की। हमेशा अगर आपको चारों आंसर आ जाए ना, आपको 100 में 100 अगर चारों ऑप्शन आपको पता हो, तो आप भगवान बन गए। ऐसा नहीं होता है, हमेशा इंसान को थोड़ा दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, सी या डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, कि 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेडिटेरियन सी। अब जिसने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वो कर देगा इस क्वेश्चन को। इतना अंदर जाके घुस के पढ़ना ना इतना आसान नहीं होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आपको 8-10 दिन में सब कुछ पढ़ा दें, ये पॉसिबल नहीं होता है। हम जिस तरीके से आपकी सोच डेवलप कर रहे हैं, आप उस तरीके से चलिए तो सही। अब देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 शब्द यूज करें, ड्राई ड्राई सेम। तो हमेशा या तो ड्राई समर होगा या ड्राई विंटर होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, साइकोलॉजी जिसने पढ़ी होगी वो समझ सकता है, और लोग चलिए जैसे उनको चलना है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी या सी में से आपको ऑप्शन लेके चलना है। तो 27 का आंसर है बी। अब आप बोलेंगे कि सी भी हो सकता है, अरे कर दो सी, कम से कम 50% प्रोबेबिलिटी तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स टेक्स अ यू टर्न एट अ नामचा बरवा एंड एंटर्स इंडिया। देखिए, ये सबको पता है, ये हमारा इंडिया हो गया। तो नामचा बरवा में यहाँ पे यू टर्न लेके कौन सी रिवर आती है, ब्रह्मपुत्र। चलो आप बोलेंगे कि ये आपको कैसे पता। चलो यार, नहीं पता फिर भी देखो ना, 2 ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं आपको यहीं वो कंफ्यूज करने की सोच रहा है। अब आप बोलेंगे ऐसा नहीं होगा, तो अरे नहीं होगा तो अपने दिमाग से करो, जैसा आपको सही लगता है। मैं तो वो बता रहा हूँ जो चीज़ें होती हैं, जो प्रॉबिलिटी बन सकती हैं। तो इसका आंसर हो गया ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द दत्त ब्रैडले थेसिस। दत्त ब्रैडले थेसिस क्या था। अब देखिए, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ए बी सी डी। अब आपको ये नहीं करना कि आप कुछ भी ना पढ़ें, आपको हर एक ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के देखना है कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये सोच के छोड़ देंगे कि बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, अरे पढ़ो तो सही। देखो, द वर्किंग कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दत्त कौन थे। दत्त, याद करिए, इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में कौन थे जिनका नाम दत्त से एंड होता था। द वर्किंग कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड दैट कांग्रेस शुड प्ले अ क्रूशियल रोल इन रियलाइजिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। द सोशलिस्ट पार्टी डिसाइडेड टू प्ले फोरमोस्ट पार्ट इन एंटी इंपेरियलिस्ट स्ट्रगल। थर्ड, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट बटुकेश्वर दत्त पुट फोर्थ ए 10-point प्लान टू वर्क फॉर द सक्सेस ऑफ एंटी इंपेरियलिस्ट फ्रंट। देखिए, आपको लग सकता है कि इसका आंसर सी होगा, बट देखिए, हमेशा
आप लॉजिक से चलेंगे, अगर आप चीज़ों को सोच कर चलेंगे और हमारी जो हम ट्रिक्स बता रहे हैं इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो 10 में से आपके 2 क्वेश्चन हमेशा गलत हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप 10 के 10 सही कर देंगे। तो अगर आप यहाँ ये लेके चलेंगे तो शायद आपका आंसर गलत हो जाए, बट इसका आंसर है डी। इट वॉज ए कम्युनिस्ट पार्टी डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द नेशनल कांग्रेस कुड प्ले अ ग्रेट पार्ट एंड फोरमोस्ट पार्ट इन रियलाइजिंग द एंटी इम्प्रेस्ड पीपल्स फ्रंट। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो आप उस तरह के, आप जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, आप उसका हिंदी वर्जन देखिए, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30। द खुंटकटी टेन्यूर वॉज प्रिवेलेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो इसका आंसर सबको पता है, इसका आंसर होगा छोटा नागपुर प्लेटू में। ये खुंटकटी टेन्यूर था जो वो वहाँ प्रिवेलेंट था। आपने नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ी है ना, या अगर आप हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें बहुत ही एसएससी लेवल के क्वेश्चन है, बहुत इजीली ये सब सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई थिंकिंग नहीं चाहिए। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक प्लेग्स एंड पीपल। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करें। देखिए, जो मेरा कॉन्सेप्ट है मैं उसको लगा के चलता हूँ, आपको फॉलो करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए। डब्ल्यू से दोनों स्टार्ट है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, मैं ये दोनों पहले ही कट कर दूंगा। अब मैं इसमें से कुछ भी या तो ए टिक करूँ या बी टिक करूँ, अब डिपेंड करता है कि वो लक के ऊपर है आपका, बट हाँ कहीं ना कहीं तो आप इतना तो श्योर हो गए ना। तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, विलियम एच MC नील मैकनील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टार्टेड द इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस किसने स्टार्ट करी थी। तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। देखिए, एक हम लोग सीरीज लेके आएंगे, उसमें हम जितने वाइसरॉय आए हैं और वाइसरॉय और उसके जो उन्होंने काम किए हैं वो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। पर्टिकुलर वाइसरॉय ने क्या किया था, जैसे विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, इन्होंने सती को बैन किया था। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे याद करोगे, देखिए क्या लिखा है, बैन, सती बैन, बैन कर दिया उन्होंने। अब आप बोलेंगे ऐसी कुछ भी ट्रिक लगा रहे हो, मत लगाओ, चीज़ें याद नहीं होंगी। एग्जाम के टाइम ना यही सब चीज़ें काम आता है, पढ़े हुए सब लोग होते हैं, विद्वान सब हैं, एग्जाम के टाइम चीज़ें ना दिखनी चाहिए कि क्या करना है। चलिए आगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने कमेंट्स पढ़े ना उस चीज़ को मुझे पढ़ के लग रहा है कि एक जो पार्टी है वो ये सोच रही है कि हम लोग इस चीज़ को अच्छे से नहीं करवा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छे से करवा रहे हैं। अरे यार, एटलीस्ट ट्रस्ट करो ना, थोड़ा तो ट्रस्ट करो। आपको बिलीव नहीं हो रहा है क्या, देखिए ये ट्रिक चल नहीं रही क्या, चल रही है ना। तो यार थोड़ा सोचिए समझिए चीज़ों को, थोड़ा सा पोलाइटली लेके चलिए। एक बार अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 2018 का पेपर करिए, 2019 का करिए, 2020 का करिए। अब अपनी ट्रिक्स बनाइए ना, खुद आप इंप्लीमेंट तो करके देखिए, आपको पता लगेगा चीज़ों के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंदी मंगला वॉज कंपोज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी CE। अब देखिए 4 लैंग्वेज है, संस्कृत, तमिल, बंगाली और उड़िया। देखिए इसमें आप अगर नाम से देखें चंदी मंगला तो आप बोलेंगे देखो यार संस्कृत तो लग नहीं रहा, संस्कृत में तो अगर कुछ चंद्र टाइप कुछ अलग टाइप से होते हैं नाम, तमिल में थोड़े नाम और ही थोड़ा सा उसमें मतलब उनकी टोन अलग होती है, तो तमिल भी नहीं लग रहे। हाँ बंगाली और उड़िया हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने सोचा जैसे बोलते हैं बैंगला थोड़ा लगता है कि हाँ चलो हो सकता है बंगाली टाइप, तो इसका आंसर बंगाली है। देखिए लॉजिक आपको लगाना है, आपको सोचना है वहाँ पे क्या करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दिसंबर 1962 विच सोवियत लीडर डिक्लेयर दैट चाइना वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर सुस्लोव है। अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता। देखिए जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था सब लोग इसमें बहुत डाउट में आ गए थे, क्योंकि ये चारों ही नाम कहीं ना कहीं इस तरह से लग रहा था कि हाँ चलो चाइना के और उस टाइम ये रिलेटेड हैं, बट आप ध्यान से देखेंगे ना, देखिए ये भी ओवी पे एंड हो रहा है, ये भी ओवी पे एंड हो रहा है, तो आपको फील हो जाएगा इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं हो सकता है सुस्लोव, मैनक्लोव कुछ ऐसे ही नाम होगा। तो आप यहाँ पे ये चांस लेके चल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स हैं चीज़ें सीखने के लिए, कि अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता तो आप ऐसे नहीं कि एकदम ही छोड़ के चले जाओ, थोड़ा बहुत सोचने की, ये आपको सोचने का तरीका डेवलप हो रहा है। ये नहीं कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे याद करवाए जा रहे हैं, आपको सोचने का तरीका, हाउ टू थिंक इन एग्जाम टाइम, आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है, हाउ टू थिंक इन एग्जाम टाइम। आपको फॉलो नहीं करना, इट्स योर विल, आप मत करिए फॉलो, बिल्कुल मत करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज और आर करेक्ट। अब देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि मेक इन इंडिया ये कब हुआ था, देखिए इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2018। देखो ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता हो कि कौन से ईयर में है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फोस्टर इनोवेशन। आपको ये तो पता लग गया कि टू तो सही है, तो टू यहाँ भी सही है, टू यहाँ भी सही है, तो आपको ये तो आपने पहले ही काट दिए। अब देखिए, अब आप चांस लीजिए, जो आपका दिल कहता है आप उसको टिक करिए इन दोनों में से। तो वैसे इसका आंसर है बोथ 1 और 2। देखो एक तो आपको पता लगी क्या ना कि मेक इन इंडिया, की इंडिया में मतलब इंडिया में बनाओ, इनोवेशन करो, कुछ नया नया बनाओ, फोस्टर करो, तेजी से करो हर चीज़ को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डजेंट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए अब तो जम्मू कश्मीर स्टेट है ही नहीं, यूटी है, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो अभी इसका आंसर क्या है, इनमें से किसका लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो इसका आंसर था अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि स्वयं क्या है। देखिए अगर आपने अभी आप आज एक काम करिएगा, आप ना गूगल पे जाके स्वयं लिखिएगा। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, आपको ना आप कुछ भी पढ़ सकते हो वहाँ से। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से ही पढ़ना है, वहाँ जाके देखोगे ना तो आपको हर टाइप के कोर्सेज मिलेंगे आपको। देखिए स्वयं क्या है, देखिए स्टडी सब में लिखा हुआ है, स्टडी कॉमन हो गया, वेब्स ऑफ सब में है, एक्टिव लर्निंग सब में है, फॉर सब में है। अब देखिए चेंज क्या है, यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यूथ एस्पायरिंग माइंड्स, यंग, यूथ, यंग। अब देखिए एस्पायरेशन माइंड्स, ये तो इंग्लिश ही गलत लग रही है ये तो। नेक्स्ट देखिए, यूथ ऑफ एस्पायरेशन माइंड्स, ये भी गलत लग रही है। एस्पायरेशन माइंड्स, ये एडजेक्टिव वर्ब नाउन वर्ब भी मैच ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो एकदम कैंसिल हो गए। अब देखिए क्या बचा, यूथ, फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स और फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब आप यहाँ पे जो आपका दिल कहता है वो आप लेके चलिए। अगर आपको नहीं पता, सारा खेल वाई का है यहाँ पर, तो वाई पे यहाँ क्या है, इसका आंसर क्या है, यंग, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देखिए आपने दो ऑप्शन तो नेग्लेक्ट कर दिए ना, एलिमिनेट कर दिए ना, वही चाहिए हमको। हम दो ऑप्शन एलिमिनेट करके दो ऑप्शन के साथ खेलना है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब आप मुझे बताइए, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। प्रॉपर्टी अगर आप कहीं भी घूमने जाए या पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे बस स्टैंड हुआ, या उसको नॉर्मल सी बात है, हम उसको सही रखेंगे, उसको ख़राब नहीं करेंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है, हाँ एक नॉर्मल सिटीजन है, उसकी ड्यूटी है अपना एनवायरनमेंट सही रखना। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हाँ थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग्स होनी चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। अब आप बताइए, एक नॉर्मल सिटीजन है जो गाँव में रह रहा है, क्या वो इंटरनेशनल पीस के बारे में सोच भी सकता है? यार उसे उसे लोकल चीज़ों के बारे में पता है, इंटरनेशनल पीस से उसका क्या लेना देना है। तो नॉट है, क्या पूछा है, नॉट। तो नॉट में इंडिकेटिव वर्ड को हमेशा गोला करिए, हमेशा सोचिए कि ये नॉट बोला है, तो क्या आंसर होगा, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन हिज बुक द मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन अर्ग्यूड। देखिए कौन सी किताब है, मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन, अर्ग्यूड दैट अ मैनेजेरियल क्लास डोमिनेटेड ऑल इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बोथ कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट by virtue of its technical and scientific knowledge and its administrative skills। अब देखिए अगर आपको नहीं पता इनमें से कौन सा नाम है तो आप कैसे चलेंगे। देखिए, जेम्स बुनहम, रॉबर्ट माइकल्स, गैटेनो मॉस्को, विल्फ्रेडो पेरेटो, सारे नाम अलग हैं, तो आप इस क्वेश्चन को लीव कर दीजिए अगर आपको बिल्कुल नहीं पता। ये क्वेश्चन स्किप क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है तो आप चलिए, अगर आपको नॉलेज है तो आप जा सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, बट मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता। तो इसका आंसर क्या है वैसे, जेम्स बर्नहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इश्यू ऑफ अ रिट ऑफ क्यो वारंटो इज नॉट करेक्ट। क्यो वारंटो में से इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए अगर आपको नहीं पता क्यो वारंटो, फिर भी एक बार पढ़िए उसको। द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाई ए स्टैच्यू, ठीक है। द ऑफिस मस्ट बी अ सब्सटेंटिव वन, ठीक है। देयर has been a contravention of the constitution or a statute in appointing such a person to that office, ठीक है। the appointment is in tune with the statutory provision। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तो आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बट अगर किसी ने क्यो वारंटो पढ़ा है, आपको सारी रिट्स पता है कि हैबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, क्यो वारंटो क्या होता है, सर्टुररी क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को लेके चलिए, तब आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या है, द अपॉइंटमेंट इज इन ट्यून विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। नॉट पूछा है,
ये करेक्ट नहीं है और तीनों करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये हमेशा पूछ लेते हैं सीडीएस में, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या है, इसके ये किसके इक्वल है, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। ये क्या होता है, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड्स एंड मिसलेनियस फीस फाइन्स। देखिए अभी क्या करिए, जो आप नोट्स बना रहे हैं ना उसमें इस फॉर्मूले को अभी लिख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में कि इसका क्या फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारी इकोनॉमी की एक वीडियो है जो हमने डाली है, उसको देखिए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसमें इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए क्या पूछ रहा है, द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म, पैसे का मैकेनिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी में इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है, इनमें से कौन सा आंसर सही है। देखिए, द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट में क्या है, ऐसे चलेगा, फ्री है एकदम, डिमांड के हिसाब से सप्लाई, सप्लाई के हिसाब से डिमांड, इंटरप्ले, वो फोर्सेज आपस में वो करेंगी। तो हाँ ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट ऑफ द इकोनॉमी। अगर फ्री मार्केट है तो इन्फ्लेशन रेट के बारे में इतना क्यों सोचना है, ऑफ द इकोनॉमीज, इस चीज़ को डिटरमाइन करो कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। तो ये कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि ये भी हो सकता है, बट एक जो जनरल सेंस है ना वो ये कहता है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फ्री मार्केट इकोनॉमी गवर्न हो। तो इसका आंसर क्या है, 42 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, indexation. Indexation is a method which use can be associated with which one of the following। अब देखिए 43rd क्वेश्चन जो है, अगर आप इसमें ध्यान से देखें, देखिए इंडेक्सेशन पूछा है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कभी आपने सुना है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन के लिए कुछ इंडेक्सेशन मेथड, नहीं सुना। जीडीपी में कभी इंडेक्सेशन कभी नहीं सुना। अब देखिए ये दो हैं, ये तो हम कभी, अगर किसी ने नहीं सुना तो डाउट में आ जाएगा। तो देखिए जब आपने कुछ चीज़ पढ़ी है, समझो आपने इन्फ्लेशन पढ़ा है और आपने इंडेक्सेशन उसमें नहीं पढ़ा, सोचिए ना उसमें होगा ही नहीं यार। जीडीपी आपने हमेशा पढ़ रखा है, जीडीपी के फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपको सब कुछ पता है, तो आपने कहीं इंडेक्सेशन नहीं पढ़ा, तो आंसर इन दो में से ही कोई होगा। तो आप यहाँ पे चांस ले सकते हैं। इसका आंसर क्या है, फिक्सिंग ऑफ वेज कंपनसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक कार है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चल रही है, द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज, क्या होगा, जीरो, अ नॉन जीरो कांस्टेंट, अ नॉन जीरो बट नॉट ए कांस्टेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, 44 का बी, अ नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। अब आप हमारी वीडियोस देखिएगा फिजिक्स की, जिसमें आपको एक्सीलरेशन और ये पूरी हर चीज़ समझाई गई है, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक्सीलरेशन क्या होता है, डी बाई डी टी, ध्यान से आपको हर चीज़ समझ में आएगी। आप देखिए तो सही, आप हमारी प्लेलिस्ट तो देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45th, an echo is heard after 5 seconds of the production of sound which moves with a speed of 340 मीटर पर सेकेंड। इको क्या होती है, यहाँ से जाना और वापस आना। ये सब आप हमारी वीडियोस तो देखिए, प्लेलिस्ट में जो आपको फिजिक्स की वीडियोस है वो देखिए, आपको साफ पता लग जाएगा कि किस तरीके से इको को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें वाट पावर का जो यूज़ है कि कितनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी, ये भी आपको, आप फिजिक्स की आप देखिए यहाँ पे 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों जाके आप देखिए। आपको सबसे पहले अभी बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट चल रही है, आपको उसमें सारे कोर्सेज आपको सब मिल जाएगा कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फिजिक्स के कैसे होते हैं, ठीक है। और बहुत ही क्रिस्प एकदम 5-10 मिनट में आपको पूरी वीडियो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से क्या फॉर्मूलेज हैं, वो चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा 5th शेड्यूल में के हिसाब से गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो पढ़िए इन सारे, देखो पढ़ो सबको, ये मैं सोचना कि हमें नहीं आता, एक बार पढ़ो तो सही, सारे क्वेश्चंस को पढ़ो। इट रिलेट्स टू द स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एरियाज इन स्टेट्स अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम यहाँ पर है, मेघालय यहाँ पर, त्रिपुरा, मिजोरम। इस अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्थ ईस्ट में असम यहाँ पर होता है, मेघालय यहाँ पर, त्रिपुरा यहाँ पर, मिजोरम यहाँ पर, स्टेप्स में चलता है ये, इनको छोड़ के है। हाँ ये चीज़ तो सही है, अगर आपने पढ़ी हो तो ये सही है। नेक्स्ट, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव एडवाइस अंडर द 5th शेड्यूल। हाँ चलो ये भी सही है, लग रहा है सही है। द गवर्नर इज नॉट ऑथराइज टू मेक रेगुलेशन टू प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड। कि गवर्नर को ऑथराइज नहीं किया गया है कि अगर वो ये सब चीज़ कर पाए। यार गवर्नर ही तो होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट, एक स्टेट में जैसे गवर्नर है ऐसे ही सेंट्रल प्रेसिडेंट होता है, तो नॉट बोला है कि गवर्नर वो नहीं कर पाएगा, यार गवर्नर कर पाएगा। तो ये होगा जो गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट पे,
हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के देखिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आपको नया स्टेट बनाना है इंडिया में, या आपको उनकी बाउंड्री में ही कुछ चेंज करना है, तो आप इनमें से क्या क्या पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है। पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अब आप सोचिए कि ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट सब कुछ इंक्रीज कर दे, एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी एरिया का इंक्रीज कर दे। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, चलो कोई नहीं है, चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। देखो पार्लियामेंट क्या है ना, एकदम सर्वोच्च है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बढ़ा भी सकता है, छोटा भी कर सकता है। नेक्स्ट पढ़िए, द पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। क्या पार्लियामेंट किसी की बाउंड्री चेंज नहीं कर सकता है? एकदम गलत। पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकता है। पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये भी गलत है, नाम भी बदल सकता है। जैसे अभी यूपी को बोल रहे थे पहले कि वो 4 भागों में डिवाइड होगा, बट वो अभी हुआ नहीं है, तो पार्लियामेंट चाहे तो कर सकता है, वो उसको स्टेट से एक बार वो पूछेगा, बट जरूरी नहीं है कि स्टेट की कंसिडरेशन वो ले, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबाउ इज और आर नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में क्या होगा, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब आप पूछिए इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। एडवोकेट जनरल जो होता है वो एक स्टेट में सबसे बड़ा लॉयर होता है स्टेट के लिए। अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर में। तो एडवोकेट जनरल को प्रेसिडेंट की अपॉइंट करेगा, वो तो सेंटर में, जो सेंटर सोचेगा, सॉरी जो स्टेट सोचेगा, जैसे यूपी में अगर कोई सोचेगा तो योगी जी सोच के अपनी टीम से सोच के कंसल्ट करेंगे। थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ये, तो ये गलत है। नेक्स्ट, एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल अपीलेट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल। देखिए नहीं पता क्या, हाई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल अपीलेट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल। अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता तो चलिए इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि पहला तो 100% गलत है, तो पहला गलत हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो नाइदर 1 नॉर 2। देखिए आप चलिए एक बार रिस्क लीजिए तो सही सही, आप करिए तो सही इन क्वेश्चंस को, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फीचर ऑफ द बोथ यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, दोनों किस में आता है। अब आप खुद सोचिए, क्या यूनिटरी में पूरा आ जाएगा, नहीं आएगा, गलत। क्या फेडरल अकेले में दोनों आ जाएगा, नहीं आएगा। क्वाजी फेडरल, थोड़ा फेडरल, जो सेंटर भी और स्टेट भी दोनों मिलके थोड़ा बहुत, तो क्वाजी फेडरल में दोनों आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं, हमने कहा था 25-25 क्वेश्चन करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यार, आप ना चीज़ों को ना थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेट मत करिए कि यार कैसे होगा, 10 दिन बच रहे हैं, 5 दिन बच रहे हैं, यार क्यों नहीं होगा। आप पढ़ो तो सही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। आप 5 साल के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो आप मानिए 120 क्वेश्चन आते हैं एक साल में टोटल, एक पेपर में टोटल हो गए 120 + 120 240 क्वेश्चन। एक साल में 240 क्वेश्चन है। अगर आप इसको 5 से इंटू करें तो कितना होता है, 1200 क्वेश्चन। 1200 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप थोड़ी आपकी नॉलेज हो, और नॉलेज के साथ आपको ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स पता हो, लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, इसको ट्रिक्स बोल लो या लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बोल लो, इन दो चीज़ों को आप लगाओगे ना तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट 51 से स्टार्ट करेंगे। इतना आप इस वीडियो को कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।